नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ, और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां तीसरी बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है। 8 जून को नरेंद्र मोदी शपथ ले सकते हैं। लोकसभा चुनाव में एनडीए को बहुमत मिला है और नए मंत्रिमंडल को लेकर भी अब बातचीत चल रही है। 8 जून को शपथ ले सकते हैं नरेंद्र मोदी, सूत्रों के हवाले से खबर। तो तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। तो आपको बता दें, कल जो नतीजा है उसके मुताबिक एनडीए ने बहुमत हासिल किया है और उसी के साथ 8 जून को नरेंद्र मोदी शपथ ले सकते हैं, सूत्रों के हवाले से खबर। और अब मंत्रिमंडल को लेकर बातचीत हो रही है। तो देखिए, 8 जून हो सकता है कि नरेंद्र मोदी 8 तारीख को ही शपथ लें, और इसलिए हम इस पर और भी बातचीत कर लेते हैं, समझ लेते हैं। मनोज वर्मा जी हमारे पॉलिटिकल एडिटर हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम और भी जानेंगे। तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेने जा रहे हैं मनोज जी, लेकिन ये माना जा रहा है कि 8 तारीख वो तारीख होगी। लेकिन इस बीच भी संशय की स्थिति है, क्योंकि इधर इंडिया ब्लॉक भी बैठक कर रहा है कि दोनों को साथ में वो मना ले, जिसमें नीतीश और टीडीपी है। आप क्या मानते हैं कि जिस तरीके से तैयारी चल रही है बीजेपी खेमे में, एनडीए खेमे में, क्या आगे होगा? देखिए, जहाँ तक एनडीए की बात करें तो 292 सीटें उनको मिली है। हालांकि बीजेपी अपने दम पर बहुमत नहीं पा सकी है। 240 सीटें उनको मिली है, जो कि बहुमत से 32 का कम होती हैं। और अगर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की सीटें जोड़ दें तो 30 के आसपास होती है। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो 234 सीटें उनके पास है। ऐसे में अगर ये दोनों दल उनके साथ चले भी जाते हैं, तब भी बहुमत जुटाने के लिए उनको कम से कम 8 सांसद चाहिए। और इसके अलावा 18 अन्य में वो लोग हैं जिसमें निर्दलीय भी हैं, बाकी कुछ ऐसे भी हैं जो पहले बीजेपी का हिस्सा रह चुके थे। तो अभी ये जो 292 की टैली दिख रही है, बीजेपी ने कल से ही, जब से आंकड़े आना शुरू हुए थे और दोपहर में लगभग इस वक्त तक स्थिति साफ हो गई थी कि बीजेपी को अपने दम पर बहुमत नहीं मिलने जा रहा है। एनडीए की गठबंधन की सरकार बनेगी 10 साल बाद, तो उसके लिए पूरी कसरत शुरू हो गई थी। पहले चंद्रबाबू नायडू से बात की गई और ये माना जा रहा है कि उनको एनडीए का संयोजक बनाकर मनाया जा सकता है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार को साधा गया और तीसरी तरफ एकनाथ शिंदे, जो कि शिवसेना के गुट के हैं, 7 सांसद उनके जीते हैं। उनके बारे में खबरें बनाई जा रही थी कि उद्धव ठाकरे उनके सांसदों के संपर्क में हैं। तो ये तीनों, चूँकि सबसे बड़े सांसद ये तीनों ही हैं एनडीए में, भी सबसे ज़्यादा सांसद इन्हीं के पास है। इनमें से कोई दाएं बाएं ना हो, इसके लिए इन सबसे बातचीत गई। यहाँ तक कि एक सीट वाले जीतन राम मांझी, जो कि बिहार से जीते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, उनको भी साधा गया और आज जो बैठक है उसमें बुलाया गया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन पहुँचे हैं, आपकी राष्ट्रपति भवन पहुँचे हैं, वो अपना इस्तीफा देंगे। इसके बाद राष्ट्रपति से संसद भंग करने की सिफारिश करेंगे। इसके बाद उनको केयर टेकर प्रधानमंत्री का पद संभालने के लिए कहा जाएगा। जो खबरें आ रही वो है कि 7 जून को संसद भवन के सेंट्रल हॉल में एनडीए के जो घटक दल हैं उन सबकी बैठक होगी, जिसमें नरेंद्र मोदी को एनडीए का नेता चुना जाएगा। और संभावना जताई जा रही है कि 8 जून को वो शपथ ले सकते हैं, क्योंकि पिछली बार हमने देखा था कि मोदी ने जब शपथ ली थी तो नतीजे के लगभग 10 दिन बाद उन्होंने शपथ ली थी। लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में जो हाल है, क्योंकि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को भी लग रहा है कि अगर उनको कुछ और साथी जुट जाते हैं तो वो सरकार बना सकते हैं। ऐसे में शाम को जो बैठक हो रही है उसमें वो पूरे प्रयास कर रहे हैं। खबरें आ रही है कि शरद पवार ने चंद्रबाबू नायडू से बात की है, नीतीश कुमार से बात की है, और भी छोटे छोटे जो दल हैं उनके संपर्क में, ताकि बहुमत का 272 का जादुई आंकड़ा जुटा सकें। दूसरी तरफ बीजेपी और एनडीए को भी पता है कि वो शपथ ग्रहण में जितनी देर होगी उतने ही ये आशंका बढ़ती जाएगी कि मोदी के सहयोगी वो छिटक सकते हैं। क्योंकि अभी तक मोदी ने लगभग 12 साढ़े 12 साल गुजरात में और 10 साल दिल्ली में अपने दम पे बहुमत की सरकार चलाई है। उनको गठजोड़ की राजनीति का कोई अनुभव नहीं है, यानी गठबंधन सरकारों का अनुभव नहीं है। ये बात हो रही है कि दोनों जो एनडीए की जो सरकारें बनी थी
2014 में और 19 में भी, उसमें भी सहयोगी दलों को सीटें दी गई थी, लेकिन उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मर्जी चली थी। जैसे शिवसेना की बात करें, जो उद्धव ठाकरे जब जुड़े थे तो उनको कहा गया था एक कैबिनेट मंत्री का पद मिलेगा। नीतीश कुमार जो कि 17 सीटें जीते थे, उनसे 1 या 2 मंत्री पद का उनसे कहा गया था। लेकिन अब मौजूदा सीन में परिस्थितियां बदल गई। अब जो सूत्रों के हवाले से वो खबरें आ रही है कि नीतीश कुमार ने अपने लिए 3 कैबिनेट मंत्री और 2 राज्य मंत्री मांगे हैं। तेलुगु देशम पार्टी भी 3 जो है कैबिनेट मंत्री का पद मांग रही है। चिराग पासवान की जो पार्टी है वो भी 1 कैबिनेट और 1 राज्य मंत्री का पद मांग रही है। तो ऐसे में जो बीजेपी के सामने संकट ये है कि जो सहयोगियों को मनाना है, उनको मंत्री पद भी देना होगा। इसके साथ ही जो अपने कोर ग्रुप के जो अपने वरिष्ठ मंत्री हैं, उनको कौन से विभाग दिए जाएंगे, और जितने भी ये जो नए लोग मंत्री बनना चाह रहे हैं वो सारे के सारे ऐसे विभाग चाह रहे हैं जो जिनको मलाईदार विभाग चाहते हैं। लेकिन बीजेपी का प्रयास रहेगा कि जैसे रक्षा है, वित्त, फाइनेंस है, गृह है, ये ऐसे कुछ विभाग है, जो एजुकेशन है, हेल्थ है, जो बीजेपी के ड्रीम प्रोजेक्ट से जुड़े विभाग है वो अपने पास रखे। लेकिन ये तस्वीर तो बात की बात है, क्योंकि दोनों चीज़ों पे माथापच्ची हो रही है कि अगर सहयोगी जुटाए जाएंगे, अगर उनको साथ रखना है तो वो कौन से पद है जो उनको दिए जा सके। सहयोगी अपनी डिमांड कर रहे हैं। जो नीतीश कुमार के एक मंत्री हैं बिहार में, उन्होंने तो सुबह दावा मांग कर दी है कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए नरेंद्र मोदी की जगह, क्योंकि वो दूसरे दलों के नेताओं को भी जोड़ सकते हैं। बीजेपी चूँकि बहुमत से भी 20 का आंकड़ा उनके पास ज़्यादा है, एनडीए गठबंधन के पास 272 की जगह 292 सीटें उनके पास है। बीजेपी का प्रयास यही रहेगा कि जब नरेंद्र मोदी शपथ ले लें 8 जून को, उसके बाद क्योंकि जिसकी सरकार बनती है, जो इक्का दुक्का या छोटे दल होते हैं, वो एक स्वाभाविक हिस्सेदारी मांगने के लिए सत्तारूढ़ पार्टियों के साथ मिल जाते हैं। तो बीजेपी का प्रयास यही रहेगा जो 18 अन्य हैं उनमें से ज़्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ लिया जाए, ताकि निकट भविष्य में नीतीश कुमार या चंद्रबाबू जैसे बड़े, क्योंकि इनके पास 1 दर्जन से ज़्यादा सांसद है, वो अगर अपनी मनमानी पढ़ते हैं तो उनकी मांगों के आगे झुकने की जगह है बीजेपी अपने दम पर बहुमत का जुगाड़ कर ले। तो ये सारी परिस्थितियों पर भी बीजेपी अंदर खाने होमवर्क कर रही है, संघ परिवार लगा है, और इसके साथ ही उन तमाम सारे दलों से भी संपर्क साधा जा रहा है जो अतीत में कभी एनडीए का हिस्सा रहे हैं या अलग चुनाव लड़े हैं। इसके लिए जो बड़े नेता हैं उनको काम पे लगाया गया है। अमित शाह खुद बातचीत कर रहे हैं नेताओं से, राजनाथ सिंह को इस काम पे लगाया गया है, क्योंकि उनके तमाम सारे राजनीतिक दलों से गहरे संपर्क बताए जाते हैं। ये भी खबरें आ रही हैं कि नितिन गडकरी को भी संघ ने सक्रिय किया है, ताकि महाराष्ट्र में जो कुछ छोटे दल हैं उनसे अगर ज़रूरत पड़े तो वो बातचीत करें, उनको अपने साथ लाया जा सके। बिल्कुल, यानी ये आसान नहीं है। इस बार जो सरकार बनाने की बात आ रही है, दोनों ही तरफ से अपनी कोशिशें की जा रही हैं, और आप भी बता रहे हैं कि जिस तरीके से कोशिश ये भी है कि पिछली बार की तरह डिले नहीं होगा, इस बार जल्दी ही हम पीएम पद की शपथ लेते हुए नरेंद्र मोदी को देखेंगे। लेकिन सर, जिस तरीके की मशक्कत की जा रही है, और एक तस्वीर जो फ्लाइट की वायरल हुई नीतीश और तेजस्वी की, उसके बाद कई तरह के कयास लगाए जाने लगे, तो क्या मान मनवल का या फिर जो डिमांड्स हैं उनको पूरा करने का दौर अभी से शुरू हो गया है? और क्या जो क्योंकि किंग मेकर की भूमिका में अब ये दोनों दल आ गए, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, तो क्या इनकी डिमांड्स को मानेगी भारतीय जनता पार्टी? आपको क्या लगता है? जी मनोज जी। मजबूत होने का मौका दे, उसको सत्ता में आने का मौका दे। ऐसे में जो बार्गेनिंग वो शुरू हो गई, आप याद करिए, ऐसा नहीं है कि एग्जिट पोल के बाद हमने देखा था नीतीश कुमार ने दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, तो बीजेपी के तमाम सारे बड़े नेताओं को ग्राउंड रिपोर्ट्स उनको पता थी कि एग्जिट पोल चाहे जो भी बता रहे हो, लेकिन एग्जिट पोल के अतिरिक्त जो एग्जैक्ट हालात हैं वो क्या हैं। इसीलिए बीजेपी तमाम सारी चिंता मशवरा चला शुरू हो गया था उनके बीच में, और एक संभावित जो दृश्य खींचा गया था कि अगर गठबंधन नहीं मिलता बीजेपी को अकेले के दम पे बहुमत, तो क्या परिस्थिति बनेगी। एनडीए को बहुमत मिल जाता है लेकिन कुछ सहयोगी और जोड़ना पड़े तो क्या स्थिति बनेगी। और इन परिस्थितियों में जब 2 दल किंग मेकर की भूमिका में आ गए, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो, नीतीश कुमार, और अगर इनका रुख क्या होता है, क्योंकि नीतीश कुमार के बारे में तो कहा जाता है वो पलटू राम है। वो पिछले 10 साल में 4 बार ऐसा हो चुका है, वो कभी एनडीए में जाते हैं, कभी इंडिया गठबंधन में चले जाते हैं। इस पूरे चुनाव में भी हमने देखा कि तेजस्वी यादव ने कभी भी नीतीश कुमार के ऊपर तीखे हमले नहीं किए, वो उनको पलटू चाचा कहकर बुलाते रहे। और जहाँ तक फ्लाइट के दृश्य की बात है, क्योंकि बिहार सरकार के पास अपना एक प्लान है नहीं, और तेजस्वी को और नीतीश कुमार को दोनों को दिल्ली में बैठक के लिए आना था। एक को इंडिया गठबंधन की बैठक में आना, एक को एनडीए की गठबंधन में आना। लिहाजा आप देखिए सीट एक आगे पीछे ही थी, आगे नीतीश कुमार थे, पीछे
तेजस्वी और उनके कुछ सहयोगी थे, लेकिन दोनों में जो औपचारिक अभिवादन है वो भी नहीं हुआ है। तो इससे साफ जाहिर है। दूसरी बात है कि नीतीश कुमार को भी ये पता है कि ये संभवतः बिहार में उनकी आखिरी राजनीतिक पारी है। तो हो सकता है कि अगली बार जब चुनाव होंगे 2025 में बिहार में, उसके पहले उनको बीजेपी केंद्र में किसी बड़े पद पर ले आए, क्योंकि पिछली बार भी कहा जा रहा था कि अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद का दावा छोड़ते हैं तो उनको उपराष्ट्रपति बनाया जा सकता है या केंद्र में कोई बड़ा पद देकर मंत्री बनाया जा सकता है, क्योंकि इसके पहले भी वो गठबंधन सरकार में अटल जी के समय वो रेल मंत्री रहे हैं। इसके अतिरिक्त बीजेपी इस बात पे भी जोर दे रही है कि महाराष्ट्र में जो उसके पुराने सहयोगी हैं उद्धव ठाकरे और बाकी लोग हैं, उनसे भी बैकडोर चैनल के जरिए संपर्क साधा जा रहा है, क्योंकि अगले साल मतलब इसी साल अंत में, अक्टूबर के अंत में महाराष्ट्र में चुनाव है और जो नतीजे आए हैं वो बीजेपी के लिए अच्छे नहीं आए। क्योंकि एकनाथ शिंदे की बात कर लें, क्योंकि अब जो अपने दम पर वो ज़्यादा सीटें हासिल नहीं कर पाए, अजीत पवार खुद अपनी पत्नी को नहीं जितवा पाए, तो ये बीजेपी को भी समझ में आ रहा है कि ये उनके लिए एसेट की जगह लायबिलिटी साबित हो सकते हैं। दूसरी ओर उद्धव ठाकरे को भी पता है कि अगर अब की बार वो मुख्यमंत्री बनते हैं या इंडिया गठबंधन को महाविकास अघाड़ी जिसका नाम दिया गया महाराष्ट्र में उसको गठबंधन मिलता है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि उद्धव ठाकरे ही मुख्यमंत्री बनाए जाए, क्योंकि शरद पवार उनको कभी भी पटकनी दे सकते हैं। तो एक संभावना ये भी जता रही है कि हो सकता है कि उद्धव ठाकरे भी बीजेपी के साथ गठबंधन में हाथ मिला ले, लेकिन ये फिलहाल इतनी जल्दी होता दिखेगा नहीं, क्योंकि जैसे ही आप मानकर चलिए कि इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं बनी तो इसके बाद एक आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाएगा। और दूसरी बात है कि कांग्रेस के अंदर भी तमाम सारी चिंता है कि अगर इंडिया गठबंधन सरकार बनाता है तो प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होंगे, क्योंकि अगर राहुल गांधी पर कांग्रेस चाहेगी उनको दाव लगाए, क्योंकि इस जीत का श्रेय वो राहुल गांधी को दे रहे हैं कि 52 से 99 सीटों तक राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा निकली उसको दिया जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में क्या ममता बनर्जी मानेंगी, क्या अखिलेश मानेंगे, क्योंकि नंबर 2 की पार्टी इस इंडिया गठबंधन में अखिलेश से, नंबर 3 पे ममता बनर्जी की टीएमसी और चौथे नंबर पर डीएमके, जो कि तमिलनाडु में कांग्रेस के साथ है। बाकी सब इक्का दुक्का छोटे दल हैं। तो इस सारे दलों को सहेजने का काम क्या राहुल गांधी कर पाएंगे, क्या इंडिया गठबंधन कर पाएगा? और इंडिया गठबंधन ने मिलकर चुनाव जरूर लड़ा, लेकिन उनका कोई अभी तक नेता नहीं। आप देखिए केजरीवाल दिल्ली में कांग्रेस के साथ लड़े, लेकिन पंजाब में कांग्रेस के खिलाफ लड़े। नतीजा ये हुआ कि वो 3 सीटों पर सिमट गए, जबकि विधानसभा चुनाव में उन्होंने 17 विधानसभा में से 92 सीटें जीती थी। खुद केजरीवाल जेल के अंदर है और कल राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें एक भी बार ना उन्होंने अखिलेश यादव का नाम लिया था ना केजरीवाल का नाम लिया था, बल्कि जीत का क्रेडिट राहुल गांधी ने मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ साथ उत्तर प्रदेश की जो जीत है उसका क्रेडिट उन्होंने अपनी बहन प्रियंका गांधी को दिया था कि इन्होंने बहुत मेहनत की है। तो इससे साफ जाहिर है कि इंडिया गठबंधन में अभी से क्रेडिट की लड़ाई शुरू हो गई है। और आज की बैठक के बाद अगर गठबंधन पे एक राय नहीं बनती है तो फिर क्या परिस्थितियाँ होंगी, क्योंकि जो 234 की टैली आ रही है इंडिया गठबंधन की, उसमें ममता बनर्जी भी शामिल है, जो कि गठबंधन से बाहर अकेले चुनाव लड़ी थी। वो कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी उनके साथ नहीं थे। कम्युनिस्ट पार्टी इस सरकार में रहते हैं तो क्या ममता बनर्जी सरकार का हिस्सा बनेगी, या ममता बनर्जी रहती हैं तो क्या कम्युनिस्ट इस सरकार का हिस्सा बनेंगे? ऐसे बहुत सारे किंतु परंतु हैं जो कि इंडिया गठबंधन को सुलझाने हैं। इंडिया गठबंधन की बात करें, जब कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था तो उन्होंने बार बार जो मोदी की गारंटी की बात कर रहे थे उन्होंने ज़्यादा नहीं कहा, लेकिन जो चुनाव के पहले वो कहते थे जो करप्ट पार्टियां हैं, करप्शन में जो लोग शामिल हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, तो एक संकेत देने का प्रयास किया है। और जिस प्रकार से 2 महीने जेल में रहे हैं चंद्रबाबू नायडू, उनके खिलाफ जगन रेड्डी सरकार के तरफ मुकदमे दायर हैं, पुराने मामले में भी हैं, तो ऐसे में उनको भी पता है चंद्रबाबू नायडू को कि आगे पीछे केंद्रीय एजेंसियां उनके सामने संकट खड़ा कर सकती हैं। और जिस बहुमत के साथ आए हैं और जो हालात है खजाने की आंध्र प्रदेश की, ऐसे में चंद्रबाबू नायडू चाहेंगे कि जो पिछली बार भी वो चाहते थे कि विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए, उस पर वो शायद मांग अपनी कर सकते हैं और बीजेपी उस पर विचार कर सकती है, या आंध्र प्रदेश के लिए एक बड़ा पैकेज का ऐलान हो सकता है। तो ऐसे एक चंद्रबाबू नायडू को साधने के बाद हो सकता है कि फिर नीतीश कुमार के सुर थोड़े धीमे हो जाएं और उनको ये पता चल जाएगा कि अकेले चंद्रबाबू नायडू एकनाथ शिंदे के सहारे बीजेपी इस गठबंधन सरकार को अच्छे से चला सकती है। और जैसा मैंने कहा कि शपथ ग्रहण 8 जून के बाद से बीजेपी ऑपरेशन लोटस जिसको नाम दिया जाता अक्सर, उसमें जुड़ जाएगी और कोशिश ये रहेगी कि वो इतना सारा बहुमत जुटाकर चले कि निकट भविष्य में अगर 10-20 सांसद भी दाएं बाएं होने का प्रयास करें तो इस सरकार पर कोई खतरा ना आए, सरकार बेरोक टोक 5 साल पूरा कार्यकाल पूरा करे।
बिल्कुल काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप देखते हैं आने वाले समय में क्योंकि राजनीति है और राजनीति में बहुत सारी चीज़ें मुमकिन होती हैं लेकिन आसान भी नहीं होती। तो अपने अपनी तरफ से ये दोनों दल कोशिश करेंगे और आपने जिस तरीके से समीकरण समझाने की भी कोशिश की कि क्या कुछ आगे संभावनाएं हैं, तो उस पर भी बीजेपी देख ही रहे हम काम कर रही है। बहुत शुक्रिया मनोज जी जानकारी देने के लिए और इस पूरे विषय को समझाने के लिए। तो देखिए अब इस पूरे मामले को इतना डिटेल में मनोज जी ने समझा दिया है कि क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ नहीं हो सकता। ऐसे ही नहीं कहा जा रहा है कि एनडीए सरकार बनाने की स्थिति में है, और बार बार ये भी कहा जा रहा है, दूसरा जो पक्ष ये कह रहा है कि जो इंडिया ब्लॉक है उनके पास भी उतने नंबर्स हैं और वो कोशिशें कर रहे हैं कि अगर दूसरे किसी को जोड़ लिया जाए तो वो भी सरकार बनाने की स्थिति में आ जाएंगे, लेकिन वो इतना आसान नहीं है। जिस तरीके से मनोज जी ने भी समझाया कि नीतीश को लेकर क्या स्थितियां बन रही हैं और चंद्रबाबू नायडू को लेकर क्या स्थितियां बन रही हैं, और सबसे पहले कोशिश बीजेपी की होगी कि चंद्रबाबू नायडू को पूरी तरीके से साध लिया जाए, उसके बाद नीतीश अपने आप हो सकता है सध जाए या बहुत ज़्यादा मेहनत बीजेपी को करनी ना पड़े। बहरहाल देखना होगा कि अब ये राजनीति या सियासी उथल पुथल किस ओर जाती है।